हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का मेजरमेंट, जो कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे। मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन मतलब कि मापन और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रमिति। तो आपसे मापन के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि सीटेट में हर एग्ज़ाम में, सीटेट के हर पेपर में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से देता ही देता है। एकदम फिक्स है कि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, तो टाइम मतलब मापन किस किस चीज़ का हो सकता है, तो आप कहेंगे मापन तो अलग अलग चीज़ का हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि मेजरमेंट, तो मेजरमेंट तो बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। जैसे कि आपकी लंबाई का हो सकता है, लंबाई मतलब लेंथ, लंबाई का हो सकता है। लंबाई का अब मापन जब करेंगे तो किस चीज़ में करेंगे, तो आप कहेंगे लंबाई का जो मापन करेंगे वो मीटर में करेंगे। ठीक है, लंबाई का मापन मीटर में करेंगे। अच्छा, एक मापन और हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे और मापन हो सकता है समय का। समय का हो सकता है। समय का मापन किस में करेंगे? सेकेंड में। हालांकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़ेंगे आज के सेशन में, लेकिन समय के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ज़रूर। ये टाइम हम लोग अलग से पढ़ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में टाइम वाले में देखेंगे तो मैं ये सीटेट के प्लेलिस्ट में तो मैं ये पढ़ा चुका हूँ। 4 आपके उसमें पार्ट बने थे, 4 पार्ट में मैं ये टाइम को ख़त्म कर चुका हूँ। हाँ, मैं ये बता रहा था कि मापन किस किस चीज़ में हो सकता है, तो आप कहेंगे लंबाई में हो सकता है, समय में हो सकता है, और वजन में भी तो मापन होता है ना। तो वजन का जो मापन का जो बेस है वो किस बात पे है? ग्राम पे है। ठीक है, तो वजन में भी मापन हो सकता है, लंबाई में भी हो सकता है, समय में भी हो सकता है, और किस में हो सकता है, तो आप कहेंगे और भी हो सकता है, क्षेत्रफल में हो सकता है। क्षेत्रफल का मतलब आप कह सकते हैं 2D में हो सकता है। ठीक है, क्षेत्रफल में हो सकता है। क्षेत्रफल के अलावा एक और चीज में हो सकता है, वॉल्यूम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में उसको कहेंगे घना, नहीं, हिंदी में उसको कहेंगे आयतन। ठीक है, तो ये सब में हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में मापन हो सकता है। लंबाई से शुरू करेंगे और हम क्या करेंगे कि लंबाई और वजन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। इन दोनों को, लंबाई और वजन को, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करा देंगे कैलेंडर से रिलेटेड, जो कि उसमें टाइम में नहीं पढ़ाया था। फिर उसके बाद क्षेत्रफल पढ़ेंगे जो कि मेंसुरेशन का पार्ट होगा, और आयतन पढ़ेंगे, वो भी आपके मेंसुरेशन का 2D और 3D का पार्ट होगा। बेसिक क्वेश्चन होंगे। टाइम भी आपके मेजरमेंट का ही है, आपके मापन का ही है, लेकिन मैंने टाइम के अलग से वीडियो इसलिए बना दिया कि वो इम्पोर्टेंट था, उसको अलग से पढ़ा दिया जाए। फिलहाल हम लोग जो होगा लंबाई और वजन दोनों एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है, अगर यूनिट की बात करें तो मीटर और ग्राम दोनों आज एक साथ पढ़ेंगे। साथ में लीटर भी ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन लीटर अगर आयतन मिल गया जाए तो बेटर होगा। वहाँ पे वॉल्यूम निकालना होगा कि कितने पानी इसमें आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। मापन आपके हर चीज़ का होना चाहिए। आपका अपना भी मापन होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं। आपका मापन ये नहीं कि आप 5 फीट इतने इंच के हो, नहीं, वो वाला मापन नहीं। मापन इस चीज़ का होना चाहिए कि आप कितने पानी में हो, आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि स्मार्ट स्टडी होती है, एक गधों वाली स्टडी होती है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप गधों वाली स्टडी बिल्कुल नहीं कर रहे होगे, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि एक सिलेक्शन लेने वाले और एक ना सिलेक्शन लेने वाले दोनों में फ़र्क क्या होता है। मैं उन दोनों की बात करूँगा जो कि दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, बल्कि सिलेक्शन जिसका नहीं होता वो ज़्यादा पढ़ने वाले का एग्जाम्पल लूँगा, जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो कम पढ़ने वालों का एग्जाम्पल लूँगा। जैसे फ़र्क क्या पड़ता है कि अगर एक सिलेक्शन लेता है और एक सिलेक्शन नहीं लेता है, सबसे पहली जो गलती होती है वो सिलेक्शन ना लेने वालों की। ऐसा नहीं है कि वो टाइम नहीं देता, बड़ी ईमानदारी से टाइम देता है और बहुत टाइम देता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके अंदर गलती क्या हो जाती है कि वो सिलेबस नहीं जानता कि सिलेबस क्या है और क्या पढ़ना है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, देखिए कंपटीशन में क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि क्या छोड़ना है। क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बुक लेके आओ, नहीं, एक नई बुक लेके आके शुरू कर दो, पहले पेज नंबर से शुरू करो, गधों की तरह पढ़ना शुरू कर दो।
मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की अगर पढ़ाई करते हो तो 14 घंटे पढ़ाई करो और डेली करो, 2 से 3 साल तक करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो किसी तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर स्मार्ट स्टडी करते हो, सिर्फ 2 से 3 घंटे अगर पढ़ते हो, सिर्फ 2 से 3 घंटे अगर पढ़ते हो, तो उसमें आपकी रैंक भी आ सकती है। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, सिलेक्शन तो 100% होगा। हाँ, अब पढ़ाई कैसे करनी है इसको मैं आपको बता दूं, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। जहाँ जहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं वो चीज़ मैं बताता चलूँगा साथ में, फिर उसके बाद ये चीज़ पढ़ेंगे। 10 मिनट आपका लेता हूँ। 10 मिनट में पहले बता दूं कि आपको पढ़ना कैसे है, तब आप उस तरीके से पढ़ें। आपका देखना 100% आपको लगने लगेगा कि हाँ ये चीज़ अब काम कर रही है। जैसे सबसे पहली गलती कि आप शुरू करते हो, पहले पेज से शुरू कर देते हो पढ़ाई करना, ऐसे आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक, पहली चीज़ वो चीज़ पता कैसे होगी, तो आप करते क्या हो वो पता करने के लिए बहुत से सारे स्टूडेंट करते भी हैं। वो करते क्या है कि मार्केट से एक प्रीवियस ईयर पेपर खरीदते हैं। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का। जैसे अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो 2011 से लेकर 2019 तक के 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर्स खरीद लेते हो सोल्यूशन के साथ। उसके बाद उस पर आप करते क्या हो कि पहला सेट निकालते हो। सपोज दैट 2011 का आपने सेट निकाला, उसमें सारे सेट हैं, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है और मैथ्स भी है, मैथ्स की पेडागोजी और साइको सभी चीज़ें हैं, ईवीएस वगैरह सब है। तो आप एग्जाम की तरह उसको देना शुरू करते हो। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जो अपना आप लगा लेते हो टाइम वॉच। एग्जाम का माहौल बना के आप देते हो, बहुत अच्छी बात है, ये देना भी चाहिए। एग्जाम का माहौल बना के आप देते हो और पूरा कर लेते हो। पूरा करने के बाद आपके कुछ नंबर आते हैं। मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि आपके 60 से 70 नंबर आते हैं, ऐसा मान ले रहा हूँ। 50 नंबर भी आते होंगे, मान लेता हूँ आपके 50 नंबर आते हैं, उसका मैटर नहीं है। अब दिक्कत यहीं से शुरू होती है, जब आपके 50 नंबर आते हैं ना, तो आप कहते हो कि अब 2012 का अगले दिन सॉल्व करेंगे। यहीं से गलती होना शुरू हो जाती है। यहीं पे सिलेक्शन लेने वाला कुछ करता है और ना सिलेक्शन लेने वाला एक गलती कर जाता है। वो क्या कहता है, कल फिर से एक सॉल्व करेंगे और वो 2012 का करेंगे। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताओ, आज आप दे रहे हो टेस्ट, फिर कल 2012 का दोगे, तो आज और कल में आपका क्या ऐसा हो जाएगा जो आप 50 नंबर ना ला के 120 ला दोगे? ऐसा कुछ तो फर्क नहीं होने वाला। या तो आप किस्मत के भरोसे जी रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है। किस्मत के भरोसे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपको अपनी मेहनत पे फोकस करना चाहिए। तो नंबर आपको आंकना है ना कि कितना अभी ला रहा हूँ और कितना और आ सकता है। तो आपको सबसे पहले जब आपके 50 नंबर आते हैं, पहला सेट आपने सॉल्व किया, देखिए पहला सेट आपने सॉल्व किया, आपके 5 नंबर भी आते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, 5 नंबर जो आते हैं ना, उसके बाद आपको पढ़ना कैसे ये इंपॉर्टेंट करता है। ये 5 नंबर आपको 100 नंबर लेके जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार में अगर 70 ला रहे हो और स्ट्रेटजी के साथ नहीं कर रहे हो, तो 70 के 70 ही नंबर रह जाएंगे आपके। 70 से 72, 74, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से एक स्ट्रेटजी आपको बनाना पड़ेगा कि अगर मेरे 5 नंबर भी आ रहे हैं पहले सेट में, सिर्फ 5 नंबर 150 में, कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्ट्रेटजी बना के चलनी है, मैं लेके चलूँगा। करना कैसे होगा आपको, आप पहली चीज़, आपको पहला दिन है, आपको बता दे रहा हूँ, साथ साथ कभी वीडियो आती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा। और साथ मेरे चलेंगे तो 100% आप देखिएगा, मैं आपको इस तरीके से फ्रेम करता हुआ लेके चलूँगा कि आपके कब 100 प्लस हो जाएंगे, आपको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि पहले दिन आप पेपर सॉल्व करते हो, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, आप सभी को करो, सभी लोग करो। लेकिन जब पेपर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद आप अपने नंबर देखो कि भाई मेरे इतने इतने नंबर आ रहे हैं, इस पोर्शन से आ रहे हैं। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स का भी बता दे रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट में ऐसे ही करने होंगे। मैथ्स में आपने दिया, सपोज दैट सिर्फ आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो। और 4 क्वेश्चन सही करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं, कौन से क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं। सपोज ऐसा करते हैं कि 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका, 4 क्वेश्चन आपने सही किया, 11 क्वेश्चन बचे। 11 में आपने 7 गलत किया, 4 छोड़ दिया। 7 गलत किया और 4 छोड़ा है। तो 4 क्वेश्चन तो दोबारा रिपीट करके नहीं देखना, क्योंकि वो तो आपने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ध्यान ये देना है पेपर सॉल्व करके कि वो 7 कौन से क्वेश्चन हैं जो मैंने गलत किए हैं। जो 7 क्वेश्चन मैंने गलत किए उसको मुझे देखना है, मापना है अपने आप को एनालाइज करना है कि वो जो 7 क्वेश्चन हैं,
ऐसा तो नहीं कि वो जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ रखे हैं। सपोज दैट अगर आपके एक क्वेश्चन आपने देखा कि टाइम का क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, समय का, तो फिर आप कहोगे यार समय तो मैंने पढ़ रखा है, इससे तो कम से कम गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर नहीं पढ़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़ूंगा तो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैंने समय पढ़ रखा है और समय का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसी टाइम बुक उठाऊंगा, या फिर जिस चीज से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा तो वो चीज उठाऊंगा, अगर बुक से पढ़ा तो बुक उठाऊंगा, किसी के नोट्स से पढ़ा तो नोट्स से उठाऊंगा। समझ लो बात। फिर से टाइम पूरा रिवीजन करूंगा, अच्छे से रिवीजन करूंगा, कहाँ कमी रह गई थी कि ये क्वेश्चन मेरे से छूटा है, ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ, वो चीज दोबारा पूरी तरीके से मैं पढ़ूंगा। और उसके बाद फिर आऊंगा पेपर पे, हाँ अब देखूंगा, हाँ अब कौन से क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, फिर उसी तरीके से उस चैप्टर पे जाओ कि क्यों गलत हो रहे हैं, फिर से उसको देखने की कोशिश करो। हाँ, साथ में 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो चैप्टर से आप नहीं पढ़े होंगे, तो गलत होंगे और होने भी चाहिए, अच्छी बात है गलत हो रहे हैं तो। लेकिन जिस चीज से आपने पढ़ रखा है, जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर गलत होते हैं तो फिर से वही चीज पढ़ो। क्यों गलत हुए भाई, जब हमने पढ़ाया है या आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होने चाहिए। फिर से पढ़ो, फिर से बुक उठाओ, गूगल का सहारा लो, यूट्यूब का सहारा लो, बुक का सहारा लो, किसी के नोट्स का सहारा लो, किसी सीनियर का सहारा लो, टीचर का सहारा लो, जिसका भी ले सकते हो। आज के टाइम में इतनी सारी फैसिलिटी आ गई, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो रैंक आएगी, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। दिक्कत की बात ये है, आप इस चीज का सहारा लेके तुरंत तो उस चैप्टर को क्लियर करो, सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं। अगर उस क्वेश्चन को कर रहा तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर डालो। सवाल सारे रिपीट करते हैं, फिर आप सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करते जाओगे। फिर आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, अगर वो नहीं पढ़ा तो उसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। आप सोल्यूशन एक बार देख लो बस 5 से 10 सेकंड के अंदर, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ो ना, जो पढ़ा बस उससे नहीं गलत होना चाहिए। हाँ, जो चीज नहीं पढ़ा उसको छोड़ दोगे, फिर आएगी आपकी बारी उन क्वेश्चन पे जो आपने छोड़ रखे हैं। 7 क्वेश्चन आपने गलत किया था, 4 क्वेश्चन आपने छोड़ रखा था, तो वो 4 क्वेश्चन आपको ये एनालाइज करना है कि वो 4 क्वेश्चन आपने जो गलत किए हैं, सॉरी जो छोड़ रखे हैं, वो क्या छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो भी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो मैंने उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, जिसमें मैं एकदम गारंटी से कह सकता था कि हाँ ये हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन है तो फिर से उस चैप्टर पे जाए। मैं कह रहा हूँ 10 बार अगर एक चैप्टर पे जाने की जरूरत पड़ी तो 10 बार जाओ, एग्जाम में पछतावा ना हो जाके कि हाँ भाई मुझे पढ़ लेना चाहिए था। आप ऐसा करेंगे ना, जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा, जैसे मैं कह रहा हूँ 3 घंटा अगर आप पेपर देने में लगाते हो, तो फिर अगला 3 घंटा अपने आप को एनालाइज करने में, मतलब वो कहाँ कहाँ से गलत हुए वो फिर से पढ़ो। फिर अगला जब करोगे 3 घंटा इसमें होगा, 3 घंटा एनालिसिस में होगा, 6 घंटा। उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है आपको, उस दिन पढ़ाई करना भी नहीं है आपको, अगले दिन पढ़ाई करना है आपको, ठीक। लेकिन आपको पेपर डेली नहीं देना है। पेपर डेली देने का मतलब है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 3 घंटे का अगर पेपर देते हो और एनालिसिस नहीं करते हो कि क्या गलत है क्या सही है, तो कोई मतलब नहीं है पेपर देने का, 1% फायदा नहीं है। आपको पेपर डेली नहीं देना, क्योंकि आपको पढ़ना भी है बहुत सारी चीजें, तो उसके बाद ही तो पेपर दोगे तो इम्प्रूवमेंट होगा कुछ ना कुछ। तो सिर्फ हफ्ते में अपना, सप्ताह में सिर्फ 2 दिन पेपर रखिए, उसके बाद पेपर के अलावा बहुत सारी चीजें, जितना भी नोट्स पढ़ना है, रिवीजन करना है, यूट्यूब देखना है, जो भी चीजें आपकी हैं वो करिए। लेकिन आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई रखिए, बहुत ज्यादा मैं पढ़ने के लिए भी नहीं कहता हूँ। लेकिन जिस दिन पेपर देते हो, सिर्फ हफ्ते में 2 दिन 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। 3 घंटे आप पेपर का दोगे, 3 घंटे एनालिसिस का देना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे में पेपर कर दे रहे हो तो 3 घंटा एनालिसिस यानी 5 घंटा हो जाएगा, उसको आपको देना पड़ेगा। हर हफ्ते 6-6 घंटे देने पड़ेंगे 2 दिन। बाकी आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, वो अच्छे से जान सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन पैदा होगा। बहुत ज्यादा गधे पढ़ते, स्मार्ट स्टडी का मतलब थोड़ा पढ़ के कैसे पढ़ना है, ये बात मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप ऐसा करते हो तो अगले 2 से 3, 4, जब तक आप 4 से 5 पहुंचोगे, 4 से 5 प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व करोगे, तो आप एक चीज ध्यान से पाओगे, यार जो पिछला क्वेश्चन था
ज्यादा से ज्यादा जो गलत क्वेश्चन आप करते हो यही ना होगा, आज भी गलत हो रहा है, अगले सेट में भी गलत होगा, अगले सेट में भी वही गलत होगा। 4 से 5 बार से गलती ज्यादा नहीं होगी। कितना भी गधा बच्चा हो, 4 से 5 बार गलती करते करते वो खुद पक जाएगा, यार यही बार बार गलती कर रहा हूँ, अब नहीं होगी मेरे से। 1 से 2 बार में नहीं होगी, 4 से 5 तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन 4 से 5 बार अगर आप पढ़ ले रहे हो, बार बार गलती हो रही है, बार बार वही चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप आदत सी हो जाएगी, यार अब ये क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो जब एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप मुस्कुराओगे कुछ देर के लिए, यार अब ये क्या गलत हो गया, इतनी सारी गलतियां तो कर बैठा हूँ जिंदगी में, ठीक है, जिंदगी में नहीं पेपर में। तो धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप इतनी मोटी सी बुक खरीद लिए, पहले पेज से शुरू कर दिए पढ़ना, लास्ट पेज तक क्या याद है क्या भूल जाओ, कुछ याद ही नहीं, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह का टाइप हो जाता है। तो आप ज्यादा ना पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो जो एग्जाम में आने वाले हैं। और जो मैंने चीज़ बताया उस चीज़ पे खास तरीके से फोकस्ड हो जाइए कि भाई प्रीवियस ईयर पे फोकस्ड हो जाइए, चैप्टर वाइज पे हो जाइए, या फिर प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे मार्केट में आते हैं। एक और बड़ी इशू होती है आप लोगों के साथ, सर ये बुक है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये लें कि न लें। आप बुक कोई भी ले लो, आप बुक कोई भी ले लो, मानता हूँ गलतियां होती हैं बुक्स में, कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें ज़्यादा गलतियां हैं, लेकिन कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें 100 क्वेश्चन हो तो 15 क्वेश्चन गलत हो। अरे 100 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन की गलतियां होंगी, उससे ज्यादा नहीं होंगी। आप 97-98 क्वेश्चन के पीछे भागो ना, आप 2 से 3 के पीछे पड़े रहते हो, ये बुक गलती है, ये नहीं ले रहे हैं, 2 महीने से पीछे पड़े कि कोई बुक बताओ। अरे 2 महीने में आप कितना सीख के बैठ गए होते, ठीक है। तो गलतियों से ही इंसान सीखता है, अगर गलतियां होंगी तो फिर कहीं और आप पढ़ोगे तो कहोगे यहाँ पे ये दिया है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बुक के चक्कर में ज्यादा ना पड़े, प्रीवियस ईयर किसी भी कंपनी का खरीद के सॉल्व करना शुरू करें, और जहां से भी आप पढ़ते हो पढ़ना शुरू करें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मेरी वीडियो देखना है, मेरे से पढ़ना है। आप बुक से पढ़ते हो बुक से पढ़ो, किसी और टीचर के यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो वहां से पढ़ो, किसी कोचिंग से पढ़ते हो वहां से पढ़ो, किसी की नोट्स से पढ़ते हो वहां से पढ़ो, लेकिन पढ़ो और पेपर सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर पे ज्यादा से ज्यादा रहो, क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बार बार कह रहा हूँ। तो अगर ये चीज करते हो उसके बाद आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताता रहूंगा कैसे कैसे करना है। हफ्ते में 2 दिन आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस 3 घंटा, टेस्ट 3 घंटा और 3 घंटा का एनालिसिस। जितनी भी गलती है उसको फिर से सही करना, फिर से सॉल्व करना, फिर से क्वेश्चन को देखना, फिर से सारे चैप्टर्स को क्लियर करना, ठीक है। लेकिन उन गलतियों को करना है जो आपने पढ़ रखा है, उन गलतियों को नहीं जो आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीजें आप करते रहें, फिर धीरे धीरे हम हर हफ्ते या हर 10 दिन पर बताते रहेंगे आगे क्या करना है, और चीजें पढ़ते रहें। आपको पढ़ते पढ़ते पेपर देते देते आइडिया लग जाएगा कि ये चीजें पढ़नी है, ये चीजें नहीं पढ़नी है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, उसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है सर ये पढ़े कि नहीं पढ़े। वो आप पेपर देते रहोगे तो कहोगे अरे यार ऐसा ही क्वेश्चन तो देखने को मिलता है, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। खैर आज बातें बहुत सारी हो गई, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। मेजरमेंट हम लोग कर रहे थे, मेजरमेंट में मापन में मैंने बताया था कि सबसे पहले लंबाई और वजन लेंगे। लंबाई का मतलब इंग्लिश में कहे तो लेंथ, और वजन का मतलब वेट, ठीक है। मीटर को मीटर कहते हैं, ग्राम को ग्राम कहते हैं, ठीक है। मीटर को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम को g से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ लेके चलेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आज ज्यादा टाइम हो गया है, मैं कुछ क्वेश्चंस तो आज करा दे रहा हूँ, अगली वीडियो में पूरे लंबाई और वजन से क्वेश्चन करेंगे। चले शुरू करते हैं। हाँ शुरुआत कर देते हैं हम लोग कि पहले हम लोग जो 2 चीजें क्या करने के लिए सोचे थे, हम लोग एक लंबाई वाला सोचे थे, लंबाई का मतलब मीटर की बात सोचे थे, और दूसरा हम लोग सोचे थे वजन का। वजन में हम लोग क्या सोचे थे, ग्राम, ठीक है। 2 चीजें हम आज डिस्कस करने वाले थे, एक मीटर को लेके और एक वजन को लेके, यानी कि वेट को लेके ग्राम में। तो एक ये यूनिट का तरीका है जो सिस्टमेटिक चलता है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्वेश्चन को नहीं रट सकते क्योंकि क्वेश्चन किस हिसाब से फ्रेम करेगा आप नहीं समझ सकते। अच्छा होगा ये चीज़ याद कर लें, ये चीज़ याद कर लें तो बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एक क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, फिक्स बात है ये चीज़ें याद करने से सिर्फ। हाँ क्या याद करना, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। बात समझ में, एक फ्लो है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। इसको हिंदी में भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, किलो हेक्टो डेका मीटर
डेसी सेंटी। देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सब छोटी बात है, ये सब चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। आप इतना लंबा लंबा गाना याद कर लेते हो, तुझे भूल जाना और इस तरह का गाना, तो ये बातें आप याद कर सकते हो। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली, ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। इस तरीके का बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं और देखने में लगते हैं काफ़ी टफ है, लेकिन बहुत ईजी होते हैं। जैसे इसको ये भी कह सकते हो, जैसे एक लोग बताते हैं कि इसका के ले लेते हैं तो ट्रिक याद बताते हैं, एक तरह की ट्रिक है, कहते हैं कल, के से कल हो जाएगा, ठीक है, और एच से हो जाएगा हम, बी से देखेंगे और एम से मूवी। ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन एक फ्लो में याद करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, कितनी बार ये चीज करने जाना कि कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली, कितना अच्छा लग रहा है। डी से क्या कहते हो, देखेंगे, सी से नहीं, कल हम देखेंगे मूवी, ये हो जाएगा देख, सी से चुके और एम से मूवी। तो इसका ऐसे ही आप याद कर सकते हो, कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी। के से किलो, हेक्टो। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेका और डेसी में आपको फर्क पड़ सकता है। जैसे डी से डेका भी है, डी से डेसी भी है। डेसी आपका नीचे है, देसी आपका नीचे है और डेका आपका ऊपर है। हाँ, के से कल, एच से हम, डी से देखेंगे, एम से मूवी, डी से देख चुके मूवी, यानी कि कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी। इस तरीके से भी आप चीज़ ये याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ें हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। जब आप ये याद कर लोगे ना तो धीरे धीरे ये याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं मानता हूँ ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी डायरेक्ट याद करना, तो आप ऐसे कर सकते हो, कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी, ठीक है। अब एक बात ये आती है कि यहीं पे आपको जोड़ना है सारा मीटर या ग्राम में। जो इसका बेस होता है, वो ये है मीटर। अब ये मैंने मीटर लिखा है, इसका मतलब ये जितना भी चल रहा है, ये किलोमीटर चल रहा है, ये हेक्टोमीटर चल रहा है, ये डेकामीटर चल रहा है और ये मीटर, यही बेस होता है ना। मैं इसको गोला कर दे रहा हूँ, ये क्या होता है, बेबी को जो पसंद है क्या है, बेस। ये बेस होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा, अगर मैं मीटर लेता हूँ तो हेक्टोमीटर हो जाएगा, डेकामीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा, राइट। आप ऐसे ही तो करते हो। अगर मैं यहाँ पे ग्राम लेता हूँ, अगर मैं इस बेस को अगर क्या ले लूँ, ग्राम ले लूँ, तो आप कहोगे किलोग्राम हो जाएगा, हेक्टोग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। ऐसे ही कहते हैं। अगर इस चीज को लीटर ले लूं तो लीटर पे भी ये काम करेगा, किलो लीटर हो जाएगा, हेक्टोलीटर हो जाएगा, डेका लीटर हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, डेसी लीटर हो जाएगा, सेंटीलीटर हो जाएगा और मिलीलीटर हो जाएगा। तो सारी चीजों पे ये काम करेगा। बस फर्क इस बात का है कि आप बेस क्या ले रहे हो। बेस मीटर लोगे तो सारी चीजों के साथ मीटर लग जाएगा, अगर बेस आप ग्राम लोगे तो सबके साथ ग्राम लग जाएगा, अगर आप बेस लीटर लेते हो तो सारी चीजों के साथ लीटर लग जाता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। कल हम देख चुके मूवी, कल हम देखेंगे मूवी, देख चुके मूवी, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। मैं ये बातें मिटा दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। जैसे पहले हम वजन वाला लिए हैं, वजन का मतलब हम हर चीज ग्राम में लिए हैं, तो इसी वजह से मैंने सबके आगे ग्राम लिख रखा है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है। डेसी, सेंटी, मिली। और इसमें आपको जो बातें जाननी है, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी है, वो ये जाननी है कि इन दोनों के बीच इनटू 10 या डिवाइडेड बाई 10 होता है। अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, जो कि एरो बना रखा हूँ, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर किलोग्राम से आपको हेक्टोग्राम बदलना है तो 10 से गुणा करके हेक्टोग्राम पे आ सकते हो। हेक्टोग्राम से डेकाग्राम पे आना है तो आप फिर से 10 से गुणा करके ये बात ला सकते हो। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि किलोग्राम से अगर डेकाग्राम पे जाना है तो आप कहेंगे एक बार 10 से, 2 बार 10 से, यानी 100 से गुणा होगा, या आप इसको 10 गुणे 10 भी कर सकते हो। अगर मुझे डेकाग्राम से ग्राम पे जाना है तो आप फिर से 10 से गुणा कर सकते हो, और अगर ग्राम से आपको डेसीग्राम पे जाना है फिर से 10 से गुणा कर सकते हो,
और ऐसे ही डेसीग्राम से सेंटीग्राम पे जाना है तो फिर से आप 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे, अगर इस मिलीग्राम पे जाना है तो फिर से 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे। राइट, ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब मैं छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूँ, कभी एग्जामिनर आपसे कह दे कि डेकाग्राम को मिलीग्राम में बदलो, तो आप कहना कि डेकाग्राम से मिलीग्राम जाने के लिए एक बार 10 से गुणा, 2 बार 10 से, 3 बार 10 से, 4 बार, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 कर दूंगा तो उस सवाल का आंसर आ जाएगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे ये कहेगा 5 डेकाग्राम को मिलीग्राम में बदलें, ठीक है। तो आप कहेंगे 5 में जो गुणा होने वाला है 4 बार 10 से गुणा होने वाला है, 1 बार 10, 1 बार 10, 1 बार 10 और लास्ट टाइम 10, राइट। तो आप इसका गुणा करोगे तो 4 बार आगे 0 आ जाएगा, कहने का मतलब सीधा है 10 से गुणा होना मतलब एक 0 आ जाना होता है, राइट। तो इस तरीके के अगर इस तरीके से करोगे तो ऐसा होगा। अच्छा, आपको ये भी बात समझ में आ चुकी होगी अच्छे से कि जब नीचे से ऊपर पूछेगा यही चीज़ अगर यहाँ पे डेका ना पूछ के ये कहता 5 मिलीग्राम में कितने डेकाग्राम, तो मिलीग्राम से आपको डेकाग्राम जाना होगा। और अच्छे से आप बात जानते हो मल्टीप्लाइड का उल्टा डिवाइड होता है, यानी कि 10 से आपको डिवाइड करना होगा, आपको 10 से डिवाइड करना होगा। अगर इसी सेंटीग्राम से डेसीग्राम जाना है तो आपको अगर फिर से मुझे 10 से डिवाइड करना होगा, इस डेसी से ग्राम पे जाना है तो फिर से मुझे 10 से ही डिवाइड करना होगा, इस ग्राम से मुझे डेका जाना है तो फिर से 10 से मुझे डिवाइड करना होगा, यहाँ से भी। तो बात यहाँ से ये समझ में आ गई मुझे अच्छे से कि अगर यहाँ पे बात लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ें आपको दिख रही होगी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब ऊपर से नीचे आते हो तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, लेकिन नीचे से ऊपर जाते हो तो चीज़ें डिवाइड होती हैं। ये बातें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अगर ऊपर से नीचे आते हो तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, नीचे से ऊपर जाते हो तो चीज़ें डिवाइड होती हैं। ऐसा नहीं ये चीज़ें सिर्फ यहाँ काम करेंगी। मैंने टाइम जब पढ़ाया था, जब समय, उसमें भी ये बात बताई थी कि ऊपर से नीचे समय वाला हमेशा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर डिवाइड होगा। ये चीज़ें, ये रूल हर जगह काम करेगा, क्योंकि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, डिवाइड करके उसकी संख्या को बड़ा करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आता है, इस बात को बड़े अच्छे से देख लीजिए। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, किलो हेक्टो डेकाग्राम मिली सेंटी डेसी सेंटी मिली, इस तरीके से होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि ये बात थोड़ी सी दिमाग में आ जाए, फिर उसके बाद सेशन को ख़त्म करते हैं, अगले सेशन पे आएंगे। कुछ सवाल आपके सामने ले लिए, ये सवाल करते हैं, उसके बाद सेशन को ख़त्म करते हैं। बातें अच्छे से समझिएगा, हालांकि आप तो समझते हो। 1780 ग्राम को आपसे पूछा है किलोग्राम में बदलना। मेरे समझ से पहले दूसरा वाला सवाल कर लेना चाहिए, फिर पहले सवाल पे आते हैं। अच्छा, आपको एक बात पता है ना कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है? तो आप बोलेंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो आप जरा सोचो 1 किलो पे 1000 कैसे आया? तो आप कहेंगे 1 किलोग्राम, मैं पूछूं 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, तो आप कहेंगे कि 1 किलोग्राम बराबर मतलब 1 किलोग्राम मतलब हेक्टो जाएंगे, डेका जाएंगे और ग्राम जाएंगे, यानी कि 10 से गुणा करना होगा 1, 2 और 3 बार, जिससे गुणा करके कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। तो पहले दूसरा वाला सवाल कर लेते हैं। अच्छा, इसका रिवर्स अगर करें कि 1000 ग्राम में कितना किलो, तो ग्राम से 1000 से डिवाइड करते जाएंगे 10 से, तो भी 1 आ जाएगा। तो पहले दूसरा वाला सवाल करते हैं कि 70 किलोग्राम में, आपसे पूछा 70 किलोग्राम में ग्राम कितने होंगे, या फिर ये भी बात कह सकता है 70 किलोग्राम को ग्राम में बदलो, दोनों बातें सेम है। हाँ, तो 70 किलोग्राम का मतलब आपने कहा कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 70 किलोग्राम का मतलब किलोग्राम से कहाँ तक जाना है? ग्राम तक। 1, 2, 3 बार 10 से गुणा होगा, क्योंकि आप नीचे की ओर आ रहे हो। तो 70 के आगे 3 0 लगा देंगे, इतने ग्राम के बराबर हो जाएगा, राइट। अब करते हैं हम पहला सवाल। बहुत आराम से नहीं करेंगे क्योंकि आप बातें समझ रहे हो। 1780 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। इस 1780 ग्राम को, अब ग्राम को बदलना है किसमें? किलोग्राम में। तो आपको नीचे से जाना है ऊपर की ओर। कितना ऊपर जाना है? 1, 2, 3 अगर ऊपर जाना है तो आप कहेंगे 3 से डिवाइड कर दो, यानी 3 10 से डिवाइड कर दो। आप चाहो तो 1 के आगे 3 0 लगा दो, दोनों बातें सेम है।
ये जीरो काट देगा, ये 2 जीरो आपके 2 पॉइंट लगाएगा, 1 और 1 2, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.78 किलोग्राम, राइट। अगर मैं तीसरे सवाल की बात करूं, 7.02 ग्राम को मिलीग्राम में बदलें। देखिए ग्राम से मिलीग्राम जाना आपको, ग्राम यहाँ पे मिलीग्राम यहाँ पे नीचे जाना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। 1 नीचे जाना, 2 नीचे जाना, 3 नीचे जाना, यानी 3 बार से गुणा होगा। तो 7.02 इंटू 3 बार गुणा होगा 10 से। तो इस बात को मैं डायरेक्ट 3 जीरो लगा भी सकता हूँ, बार बार 3 बार 10 से गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक, ये 2 जीरो तो इस बात पे खत्म हो जाएगा कि ये 2 अंक पे पॉइंट है, और 1 जीरो लगा के यहाँ पे जीरो लगा देगा, 7020 क्या हो जाएगा मिलीग्राम, mg बोलते हैं इसको, राइट। अगर चौथे सवाल की बात करें, मैं ये चीज मिटा दे रहा हूं पहले। चौथे सवाल की अगर बात करें, 9150 मिलीग्राम को, mg का मतलब मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलो, मतलब 9150 ये मिलीग्राम है, इसको आपको ले जाना है किलोग्राम, यानी ऊपर जाना है नीचे से। 1 2 3 4 5 6 बार 10 से गुणा करना है, इसका मतलब डायरेक्ट 6 जीरो लगा सकता हूं, राइट। ये 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5। देखिए अगर गुणा होता है तो उतना जीरो आगे लग जाता है, लेकिन अगर भाग होता है तो उतने अंक पे दशमलव लगता है। 5 अंक पे लगेगा तो 1 2 3 ही अंक है, ये हो जाएगा चौथा अंक, ये हो जाएगा 5वां अंक, ये हो जाएगा दशमलव। तो अपना आंसर कितना आया, 0.00915। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट आप देखेंगे, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है कि 4 के आगे आपका 2 4 6 7 जीरो है इस, और ये है ग्राम में, लेकिन आपको बदलना है इसको क्विंटल में। आप सोचोगे सर यहाँ पे तो मैं क्विंटल ले आई नहीं, मैंने जानबूझ के ये बात छोड़ रखी थी कि इतनी बातें पहले आप याद करो, फिर क्विंटल और टन दोनों बातें तो आप ऐसे ही जान जाओगे। जैसे अगर बात करें क्विंटल की, तो 100 किलो में 1 क्विंटल होते हैं, 100 किलो में 1 क्विंटल होते हैं। और उसके आगे की बात करूं तो 1 टन आता है, जो कि 1000 किलो में 1 टन होते हैं। बात समझ रहे हो। जैसे अगर बात करूं क्विंटल की, तो आप कहोगे अगर किलो से क्विंटल पे जाना है तो मुझे 100 किलो होने चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मल्टीप्लिकेशन जो है 100 से होगा। अगर किलोग्राम से क्विंटल पे जाना है तो 100 से भाग लगेगा, अगर आपको क्विंटल से किलोग्राम पे आना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि गुणा होगा। इसके ऊपर होता है टन, जो कि 1000 का होता है, तो आप कहेंगे ऊपर से यहाँ तक आने के लिए सिर्फ मल्टीप्लाइड बाई 10 होगा। सब जगह 10 होगा, सब जगह डिवाइड 10 होगा, सब जगह डिवाइड 10 होगा, सब जगह मल्टीप्लाई 10 होगा, लेकिन एक जगह डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों 100 होगा, वो होगा आपके क्विंटल से किलो पे आने में। तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई 100 ही होगा और यहाँ डिवाइडेड बाई 10 होगा। ठीक है, इस तरीके से चीजें करेंगे। हाँ, इस तरीके से करेंगे। तो टन और क्विंटल दोनों कंफ्यूज करता है। कभी कभी आप क्विंटल को ये समझ बैठते हो कि 1000 किलो में 1000 किलो में 1 क्विंटल होता है, नहीं, 1000 किलो में टन होता है। टन टना टन वही 1000 होगा, ठीक है। और क्विंटल की जो बात है वो 100 किलो पे होगा। तो अगर ये क्वेश्चन क्विंटल पे है और आपके क्वेश्चन किस में है, ग्राम में, तो आप कहेंगे कितना, 7 जीरो था, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। इसको आप डिवाइड करोगे, क्योंकि आप ग्राम से जा रहे हो ऊपर की ओर, तो आप देखेंगे डायरेक्ट मैं काउंट कर दे रहा हूँ, जीरो काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, लेकिन यहाँ पे 4 और 5 जीरो और 5 जीरो तक, उसके ऊपर नहीं जाना है, तो 5 जीरो से डिवाइड होगा। अगर टन तक पूछा होता तो एक और से होता, तो 5 0 5 इसका ले बीतेगा, आएगा कितना, 400 क्विंटल। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। टन वाला भी सवाल आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली।
तो आप बात समझ चुके होंगे मैं ये चीज़ क्यों याद करने के लिए कह रहा था। ये चीज़ें याद होनी भी चाहिए आपको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बिना याद किए नहीं कर सकते हो आप। तो ये बातें आपको मेजरमेंट में याद होनी चाहिए। चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आज बहुत सारी हम लोगों ने बातें की, उम्मीद करते हैं मेरी बातों पे आप पालन करेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ। एक बार मेरे साथ आप बने रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी वीडियो देखिए या मेरा लेक्चर देखिए, लेकिन जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करके देखिए। 110% वो नंबर आपके गेन हो जाएंगे। सिलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है, सिलेक्शन तो यूं ही हो जाएगा आपका। सिलेक्शन लेने के लिए मेहनत थोड़ी करना है, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ और इसी उत्साह उमंग के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।